बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। बोलिए भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री सतीश जी उपाध्याय और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सत्यपाल जी मलिक, राष्ट्रीय मंत्री सरदार आरपी सिंह जी, दिल्ली के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष सांसद श्री विजय जी गोयल, लोकप्रिय सांसद श्री रमेश जी बिधुड़ी, लोकप्रिय सांसद हमारे श्री प्रवेश वर्मा, आशीष जी, और कहां है मनोज जी वगैरह? मनोज तिवारी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधानसभा श्री विजेंद्र जी, सभागार में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं विजय पर्व के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सहज रूप से कोई यह सवाल हमसे पूछ सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को 2 वर्षों की सरकार को 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने पर विकास पर्व मनाने की क्या आवश्यकता है? क्यों विकास पर्व भारतीय जनता पार्टी सारे देश भर में मना रही है? मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2 वर्ष के पहले जो कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट इस देश में काम कर रही थी, यदि उस गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को आप देखें तो सहज रूप से कोई इस नतीजे पर पहुंचेगा कि उस समय के जो सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, आर्थिक सूचकांक थे, वह शीर्षासन कर रहे थे। भ्रष्टाचार का बोलबाला था, आर्थिक कुप्रबंधन था, और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जिन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, उनकी खुलेआम लूट हो रही थी। देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ धीमी पड़ गई थी। लोगों में एक हताशा और निराशा का माहौल था। कोई यह कल्पना नहीं करता था कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार आने के बाद देश में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा 2 वर्षों के अंदर ही। कोई पहले यह कल्पना नहीं करता था। लेकिन जो परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन के कारण जो भारत की एक साख बनी है, और भारत की साख केवल भारतीयों में नहीं बनी है बहनों भाइयों, पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की साख बनी है। भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय जगत में। कैसे यह कोई कल्पना कर सकता था कि 2 वर्षों का कार्यकाल गुजर गया, भ्रष्टाचार के एक भी आरोप सरकार के किसी भी मंत्री के ऊपर नहीं लगे। संसद में आरोप लगने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि समाचार पत्रों में भी आपको कहीं भी यह पढ़ने को नहीं मिला होगा कि सरकार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है। यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। इसके पहले कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में भ्रष्टाचार के बारे में बतलाने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग अच्छी तरह पर परिचित हैं। तो भ्रष्टाचार हम लोगों ने समाप्त किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साख सारे देश में बढ़ी है। और आज हम जिस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, भारत ही नहीं और भारत का ही अर्थशास्त्री नहीं बल्कि विश्व का अर्थशास्त्री और सारा विश्व इस सच्चाई को स्वीकार कर रहा है कि सारे विश्व में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की है।
सभी स्वीकार कर रहे हैं। व्यवस्थागत जो पारदर्शिता चाहिए, सिस्टम में जो ट्रांसपेरेंसी चाहिए, वह ट्रांसपेरेंसी लाने में भी हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब अटल जी की यहां पर गवर्नमेंट थी, उसके पहले जो हमारे देश की आर्थिक विकास की दर हुआ करती थी, वह अप्रॉक्सीमेटली 3%, 3.5% यही हमारे आर्थिक विकास की दर हुआ करती थी। कुछ लोग कहते थे कि यह आर्थिक विकास की दर यह कच्छप गति से चल रही है, कछुए की चाल से आर्थिक विकास भारत में हो रहा है। और एक ने तो यह भी कह दिया कि यह तो सचमुच हिंदू ग्रोथ रेट है, माने भारत में इससे ज्यादा विकास हो ही नहीं सकता। यह कहकर बुलाने लगे थे। स्वतंत्र भारत का वह पहला अवसर था आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय का, जो भारत की विकास दर 3 और 3.5% के आसपास हुआ करती थी, बहनों भाइयों बढ़कर 8.4% तक पहुंचाने में कामयाबी हम लोगों ने हासिल की। कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट का जो पहला 5 वर्ष का फेज था, उस 5 वर्ष के फेज में तो जो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय का एक मोमेंटम था, जो गति थी, उसके कारण 5 वर्षों तक तो कमोबेश कुछ चीजें ठीक चलती रही। लेकिन जो दूसरा फेज था, दूसरे फेज में गिरावट प्रारंभ हो गई थी। और आपने देखा जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय और अटल जी ने जो कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट को 8.4% की विकास दर की अर्थव्यवस्था कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के हवाले की थी, वह घटकर 6% से नीचे आ गई दूसरे फेज में। और मुझे याद है कि जिस समय हम लोगों की सरकार बनी थी, 26 मई 2014 को, तो रात्रि में एक अर्थशास्त्री मुझसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी चुनौती जो आप लोगों के सामने है कि इस देश की अर्थव्यवस्था को सही दिशा देना, इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय जगत में आर्थिक विकास के मामले में भारत की साख बनाना, यह उन्होंने कहा था। और ईमानदारी से यदि कोई पूछे तो मैं भी यही सोचता था कि यह बात सच है कि देश की आर्थिक हालत इतनी बदतर हो चुकी है, हम देश की अर्थव्यवस्था को जैसी गति देना चाहते हैं, जैसा हम मोमेंटम देना चाहते हैं, वो हम कैसे दे पाएंगे, उस समय हमको भी लगता था। लेकिन बहनों भाइयों, सचमुच हम सबको नाज होना चाहिए, गौरव की अनुभूति हम सबको महसूस होनी चाहिए कि आज हमारी जो सरकार है उसका नेतृत्व जिस व्यक्ति के हाथों में है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, अपने अथक परिश्रम से, अपनी अद्भुत काल्पनिक क्षमता से और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर ऐसे हालात देश में पैदा कर दिए, ऐसे हालात पैदा कर दिए, जो देश की विकास दर 2 साल पहले 6% से नीचे लुढ़क गई थी, आज 2 साल के अंदर ही वह अप्रॉक्सीमेटली 7.5% तक पहुंच गई है, 7.5% तक पहुंच गई। और मुझे तो लगता है कि लोग कहते हैं कि डबल डिजिट की ग्रोथ को हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे लगने लगा है, मैं कोई बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मुझे भी महसूस होने लगा है कि शायद कहीं 4-5 वर्ष के अंदर ही ऐसे हालात न पैदा हो जाएं कि भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर, जीडीपी की ग्रोथ रेट डबल डिजिट में न पहुंच जाए, कहीं 10% तक न पहुंच जाए अथवा उसके ऊपर न चली जाए। चीन आर्थिक दृष्टि से दुनिया का एक शक्तिशाली देश माना जाता है, अमेरिका माना जाता है, उनके भी विकास की दर बहुत कम है, हम लोगों से कम है, इतनी नहीं है। मैं अब परसेंट में नहीं जाना चाहता हूं, उसको लेकर विवाद खड़ा होगा, लेकिन बहुत कम है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो यहां पर इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट था, उस इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट को समाप्त करने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। सबसे बड़ा कारण उसे समाप्त किया है।
हमारे देश की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपको याद होगा एक यहां पर कोल माइंस का स्कैम हुआ था। कोल माइन का जब स्कैम हुआ था तो उसमें सीएजी ने जो पॉइंट आउट किया था कि 1.86 लाख करोड़ रुपए का यह स्कैम है। लेकिन कोल माइंस के आवंटन में हम लोगों ने ऐसी पारदर्शिता लाई, एक ऐसा पॉलिसी डिसीजन लिया। कांग्रेस और यूपीए गवर्नमेंट के समय तो पॉलिसी पैरालिसिस एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई थी, एक नई शब्दावली जो है चलने लगी थी। लेकिन वह पॉलिसी पैरालिसिस का भी दौर समाप्त हो गया है और हम लोगों ने एक ऐसी नीति बनाई कि जो कांग्रेस के समय कोल ब्लॉक्स के आवंटन में लगभग 1.86 लाख करोड़ के करीब का जो यह स्कैम था, उसके बदले आज हम लोगों ने कोल माइंस का जो एलोकेशन किया है, उसके परिणाम स्वरूप 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा होने वाला है इस देश को। बहनों भाइयों, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। और इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पहले एक तो डिसीजंस नहीं होते थे, डिसीजंस होते थे। कोई प्रोजेक्ट का काम भी यदि शुरू करना चाहता था तो प्रोजेक्ट्स के क्लियरेंसेस जल्दी नहीं मिलते थे। आजकल सिस्टम ऐसा बना दिया है, ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना दिया है कि प्रोजेक्ट्स के क्लियरेंसेस मिलने में भी अब विलंब नहीं होता है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। यहां पर नेशनल हाईवेज का रोड नेटवर्किंग हम कितनी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, यह आप सबको मालूम है। अब लोगों को यह दिखाई भी देने लगा है, लोगों को एहसास भी है। 2013-14 में 3,500 किलोमीटर हाईवेज प्रोजेक्ट अवार्ड हुए थे। लेकिन 2014-15 में हाईवेज प्रोजेक्ट 8,000 किलोमीटर अवार्ड हुए थे। लेकिन 2014-15 में याद दिलाना चाहता हूं कि आधे वर्ष तक हमारी सरकार चली थी, आ गई थी। उसी में 3,500 किलोमीटर जो इसके पहले जो है हाईवेज के प्रोजेक्ट से अवार्ड होते थे, वह बढ़कर 8,000 किलोमीटर तक पहुंच गए थे। और आज 2016-17 में हम लोग जो करने जा रहे हैं उसकी जानकारी देना चाहता हूं। इस बार 25,000 किलोमीटर के जो है हाईवेज प्रोजेक्ट जो है अवार्ड हो। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? और इतना ही नहीं, एक और मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा और शिपिंग से संबंधित हमारे नितिन जी का विभाग है, मैं उसकी जानकारी आपको देना चाहता हूं कि पहले शिपिंग कॉरपोरेशन में 2013-14 में 275 करोड़ रुपए का घाटा था। मेरे बहनों भाइयों, 13-14 में 275 करोड़ का घाटा था, लेकिन अब 2015-16 में 476 करोड़ का मुनाफा हो गया है। गुड गवर्नेंस और पुअर गवर्नेंस का अंतर मैं समझता हूं कि लोगों को बतलाने की जरूरत नहीं है। यह सब सारे उदाहरण ही अपने में पर्याप्त है। इतना बड़ा चेंज आया है। और इतना ही नहीं, कोयले का जो प्रोडक्शन पहले होता था, उस कोयले के प्रोडक्शन में भी हम लोगों ने कितनी बढ़ोतरी की है। और कोयले के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी करने के कारण परिणाम यह हुआ कि पहले जो हम बहुत अधिक कोयला दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, अब उसमें काफी कमी आ गई है। सितंबर 2014 में हम लोगों ने जो कोयला इंपोर्ट किया था वह 8,598 करोड़ का इंपोर्ट किया था। लेकिन सितंबर 15 में हम लोगों ने, अब देखिए, लगभग 2,000-2,500 करोड़ की कमी आ गई। 6,027 करोड़ रुपए का ही केवल कोयला जो है हम लोगों ने इंपोर्ट किया है। विदेशी मुद्रा की हम लोगों ने
बचत की है। और मैं मिलाकर आज तक मैं बतला सकता हूं कि कोल ब्लॉक्स के आवंटन में जो हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी बरती है, जो ईमानदारी बरती है, जो मुनाफा होने का सिलसिला प्रारंभ हुआ है, उसका ही यह परिणाम है कि कोल के इंपोर्ट में 30% की कमी आ गई है। यह कोई साधारण, मैं समझता हूं कि उपलब्धि नहीं है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे यदि मैं उदाहरण आपको देना शुरू करूं तो सैकड़ों ऐसे उदाहरण हमारे पास हैं जो कि मैं आपके सामने रख सकता हूं, जिसमें कि एक करिश्माई परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, करिश्माई परिवर्तन देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, कोई यह पूछेगा यह हुआ तो कैसे हुआ, यह सब सारा करिश्मा कैसे हुआ? बहन भाइयों, यह जो हुआ, सबसे बड़ी बात तो है, यह जो करिश्मा हुआ है, एक तो स्ट्रांग विल पावर के कारण हुआ है, दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हुआ है, पॉलिसी इंटरवेंशंस के कारण हुआ है, और सबसे बड़ी चीज ईमानदारी के कारण हुआ है, साफ नीयत के कारण हुआ है। नीतियां तभी गड़बड़ होती हैं जबकि नीयत खराब होती है। नीयत यदि ठीक रहे तो नीतियां कभी गलत नहीं हो सकती। यह जो संकट हमारे देश के समक्ष पैदा हुआ, वह सब इन्हीं कारणों से पैदा हुआ था। और कुछ हम लोगों ने स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल भी रिफॉर्म्स यानी सुधार किए हैं, संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक भी हम लोगों ने कुछ सुधार किए हैं, बहुत सारे सुधार। अब मैं एक एक सुधार आपको बतलाना शुरू करूं तो कम से कम आधे घंटे का समय मुझे लगेगा। संक्षेप में क्या क्या हम लोगों ने स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स अब तक किए हैं। अब ग्रुप सी और ग्रुप डी में जो नियुक्ति होती थी, उसमें भी इंटरव्यू होता था। आपको जानकारी है कि कितनी बड़ी धांधली होती थी। उस धांधली को हम लोगों ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ग्रुप सी और ग्रुप डी की नियुक्तियों में अब किसी भी प्रकार के इंटरव्यू की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मुकम्मल व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है। और इतना ही नहीं, टैक्सेशन सिस्टम में भी बहुत सारे ऐसे चेंजेज हम लोगों ने लाए हैं। और टैक्सेशन में क्या हम लोगों ने रिफॉर्म किया है इस सिस्टम में, वो बतलाने के पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि गरीब परिवारों के बच्चों को जब अपनी कोई सर्टिफिकेट जब उसको अटेस्ट करानी होती थी तो लोगों को नेताओं के पास जाना पड़ता था, अधिकारियों की तलाश होती थी, और लोग मोहल्ले में देखते थे कौन ऐसा अधिकारी है जो गजेटेड ऑफिसर है और हमारे बच्चे की सर्टिफिकेट को अटेस्ट कर सकता है। यह होता था कि नहीं होता था? हम अपने ही देश के नागरिक पर विश्वास करते हैं। अब हमारी गवर्नमेंट ने यह फैसला कर दिया है कि अब किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को अपने सर्टिफिकेट को अटेस्ट कराने के लिए किसी अधिकारी और नेता के घर जाने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं ही उसे अटेस्ट कर सकता है। सेल्फ सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू कर दी है। टैक्स के सारे प्रोसेस को भी हम लोगों ने काफी हद तक सिंप्लीफाई किया है। अब जैसे 2 करोड़ रुपए तक का यदि आप टर्नओवर है, हमारे व्यापारी समाज के बड़ी संख्या में लोग यहां पर बैठे होंगे, 2 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर यदि है, कोई खाता बही की जरूरत नहीं है, कोई खाता बही की जरूरत नहीं, न खाता न बही, जो आप कहें वही सही। कोई किताब मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और 8% की आपकी इनकम मान ली जाएगी। 8%, अब ज्यादा भी होती होगी, लेकिन 8% की इनकम मान ली जाएगी। और जो टैक्स लगेगा 8% से ज्यादा का नहीं लगेगा, लेकिन आपको किताब अपनी अब मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी सुविधा हमारे इस व्यवसाय में लगे हुए बहनों भाइयों के लिए यह प्राप्त हुई है। पहले आपने देखा होगा छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को दफ्तरों का चक्कर कितना लगाना पड़ता था।
मैं छोटी छोटी बातें आपको इसलिए मैं बतला रहा हूं कि हम लोगों ने स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल किस प्रकार के रिफॉर्म्स किए हैं, किस प्रकार के सुधार किए हैं। चक्कर लगाना पड़ता था, अब हम लोग पूरे गवर्नेंस को ही ई गवर्नेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। घर बैठे बैठे कुछ भी यदि आपको हासिल करना है, कोई जानकारी प्राप्त करनी है, कोई भी क्लियरेंस लेना है, घर बैठे बैठे आप उसे कर सकते हैं। अब यह सिलसिला प्रारंभ हो गया है, समय लगेगा इसमें, सारे देश भर में इस गवर्नेंस को ई गवर्नेंस में कन्वर्ट करने में इसमें समय लगेगा। कोई भी छोटे मोटे क्लियरेंसेज भी यदि लोगों को लेने पड़ते थे तो दफ्तर में महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगातार लोगों को चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब वह सब सारी चीजें समाप्त हो गई। ये मैं समझता हूं कि मेजर चेंज हुआ है। और इतना ही नहीं, जो प्रोफेशनल्स हैं, टीचर होंगे, एडवोकेट होंगे, डॉक्टर्स होंगे, यह सब, यदि उनकी 50 लाख की आमदनी है, 50 लाख तक की आय वाले जितने भी इस प्रकार के प्रोफेशनल्स हैं, तो आप पर जो इनकम टैक्स लगेगा, 50 लाख तक की आपकी आमदनी है, आप पर जो टैक्स लगेगा यह मानकर लगेगा 50 लाख भले ही हो, लेकिन टैक्स केवल 50% पर लगेगा। 100% पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि 50% पर ही टैक्स लगेगा। छोटे छोटे सुधार जिनकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। और इनकम टैक्स रिफंड आप घर पर चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और आज तक 2 वर्षों के अंदर ही मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इनकम टैक्स में कभी कभी पैसा अधिक जमा होता है, कुछ होता है जिसके रिफंड की आवश्यकता होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। अब तक 2.1 करोड़ यानी 2 करोड़ 10 लाख लोगों का पैसा इनकम टैक्स से रिफंड हो चुका है। और ई कोर्ट्स का भी सारा सिस्टम अब चलने लगे इंटरनेट के माध्यम से, वो सब भी सारी चीजें चल रही हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने फंड एलोकेशन लगभग 1600 करोड़ रुपए से अधिक का कर दिया है। और मित्रों, एक जानकारी मैं देना चाहता हूं, जिस जीएसटी बिल को लाख कोशिश करने के बावजूद हम लोग भारत की संसद में पास नहीं करा पाए। कोशिश हमारी है कि जीएसटी बिल पास हो। और आप मेरी बात सुन लेना, जिस दिन जीएसटी बिल पास हो जाएगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट लगभग 1.5 से लेकर 2% तक अपने आप बढ़ जाएगी। अन्य चीजों के बारे में बहुत डिटेल में जाकर बताने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के जो रिटायर्ड जो सेना के जवान हैं, उनकी 1 रैंक 1 पेंशन की कितनी पुरानी डिमांड थी, उसको हमारी सरकार ने किस तरीके से माना है, कोई पूरा नहीं कर पाया उनकी उस डिमांड को, हम लोगों ने पूरा किया है। और इतना ही नहीं, केवल हम लोगों ने राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर ही कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश की हो, ऐसा नहीं है, बल्कि हम लोगों ने छोटी छोटी चीजें, ऐसा शायद आपने प्रधानमंत्री नहीं देखा होगा जो इस बात की चिंता करे कि हिंदुस्तान के सभी घरों में टॉयलेट बन जाना चाहिए, हर घर साफ होना चाहिए, हिंदुस्तान का कोना कोना स्वच्छ रहना चाहिए। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने चिंता की है तो उस प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। सामाजिक सरोकार जिन चीजों का है, उनसे जुड़े हुए मुद्दों को हाथ में लेकर जिसने एक अभियान छेड़ रखा है सारे देश भर में, इसके पहले कोई कल्पना नहीं करता था कि इस देश का कोई प्रधानमंत्री इस प्रकार के भी काम करेगा। और योगा के संबंध में तो सचमुच करिश्मा हुआ है। कोई यह कल्पना कर सकता था कि इस दुनिया की जो सबसे बड़ी पंचायत, जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत यदि संसद यदि होती है, तो दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत संयुक्त राष्ट्र संघ होती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाए जाने के लिए 177 देशों ने अपनी को स्पॉन्सरशिप दी थी। पॉलिटिकल डिप्लोमेसी होती है, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी होती है। मैं इस डिप्लोमेसी को कहता हूं, यह कल्चरल डिप्लोमेसी है, यह सांस्कृतिक कूटनीति
इतने महत्वपूर्ण कदम उठाए। मैं अपने कार्यकर्ता बहनों भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, बराबर भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की है। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी बदनाम करने की लोगों के द्वारा कोशिश की जाएगी। और यह काम वे लोग करते हैं जो बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेकर केवल सरकार बनाना चाहते हैं, वे ही लोग ऐसा काम करते हैं। लेकिन आपने देखा कि हम लोगों की सोच प्रारंभ से ही कैसी थी, कैसी हम लोगों की सोच थी कि हमारे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के पहले ही यह नारा दे दिया कि हम डिवाइड एंड रूल के आधार पर न तो सरकार बनाना चाहते हैं, न देश चलाना चाहते हैं, बल्कि हम तो चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास। इस आधार पर हम देश को चलाना चाहते हैं। और आज जाति, पंथ, मजहब, धर्म के आधार पर हम कोई फैसले नहीं करते, सब इंसाफ और इंसानियत के आधार पर। एक घटना में यहां पर मैं बतलाना चाहता हूं। पहले भी कोई छोटी मोटी भी घटना भी होती थी, आतंकवाद की या किसी चीज की कोई जानकारी मिल जाती थी, तो जितने लोग मिलते थे उसको भी उठाकर बिहाइंड बार कर देते थे। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इस बार घटना मिली थी कुछ ऐसे तत्वों के बारे में। पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई की, 10 लोगों को बिहाइंड बार किया। बिहाइंड बार क्या किया? मैंने कस्टडी में लिया उनको, बिहाइंड बार नहीं किया। मैंने अपनी तरफ से सख्त निर्देश दिया था कि जिसके संबंध में पूरे और स्पष्ट प्रमाण मिल जाएं, उसी को बिहाइंड बार किया जाना चाहिए, नहीं तो प्रॉपर इंट्रोगेशन के बाद जो निर्दोष हों उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाना चाहिए, बरी कर दिया जाना चाहिए। और आपने देखा कि 10 लोग पकड़े गए थे, जिसमें कि 7 रिहा कर दिए गए, केवल 3 बिहाइंड बार हुए। यदि हम लोग जाति, पंथ, मजहब के आधार पर सरकार चलाने वाले होते तो यह काम न करते। हम राजनीति यदि करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत को आधार बनाकर राजनीति करते हैं। सरकार भी चलाना चाहते हैं तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर ही हम सरकार चलाना चाहते हैं। और सरकार चलाने की बात यदि मैं कर रहा हूं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक नारा और दिया था उसमें मैं पार्टी का अध्यक्ष था, जिसमें चुनाव चल रहा था। उसमें हम लोगों ने कहा था, इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कहा था, लेस गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात हम लोगों ने कही थी। आज 2 साल के अंदर लेस गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की दृष्टि से हम लोगों ने क्या काम किया है। बहुत सारे ऐसे पुराने फालतू कानून पड़े हुए थे जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता था, जनता परेशान रहती थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे लगभग 1178 पुराने कानूनों को हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी साख बढ़ी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस माने बिजनेस, कारोबार करने में सरलता, सुगमता किस देश में कितनी है, इसकी भी रैंकिंग होती है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भी 2 साल के अंदर ही सारी दुनिया में हम 12वें पावदान उछलकर ऊपर आ गए। 12 पायदान उछलकर हम ऊपर आ गए। इस प्रकार की कामयाबी मिली है हमारे 2 वर्षों के कार्यकाल में। मेरे बहने भाई, बहुत सारे गांव, गरीब किसानों के लिए हमने क्या किया है। हमारे अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्यपाल जी मलिक ने कुछ निर्णय जो गांव गरीब किसानों के संबंध में हम लोगों ने किए हैं, उसकी भी जानकारी उन्होंने आपको दी है। प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है, क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं, मैं कह सकता हूं स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी इस प्रकार की फसल बीमा योजना लागू नहीं हुई थी। उन्होंने बतलाया ना कि केवल खेत में जो फसल है केवल उसी के लिए नहीं, जो खेत से कट चुकी है उसके लिए भी यदि क्षति हो गई, नुकसान हो गया, तो आपको बीमा का पैसा मिलेगा। यानी केवल खड़ी फसल के लिए ही नहीं, बल्कि पड़ी फसल के लिए भी मिलेगा, जो नीचे पड़ी है उसके लिए भी मिलेगा। देश के किसानों को एक विश्वास, उनके अंदर भरोसा पैदा करने की दृष्टि से पहली बार किसी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है। हमने देश के किसानों को सुरक्षा का यह कवच दिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से।
कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं। दूसरी बात जो इन्होंने खाद की कही थी, हम फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन तो बढ़ा रहे हैं। नीम कोटेड यूरिया हम लोगों ने तैयार करना शुरू किया है। जानते हैं, यूरिया खाद जो पहले किसान डालता था, अब यदि नीम कोटेड यूरिया खरीदता है तब उसे पहले से 25% कम खाद अपने खेतों में डालनी पड़ेगी। छोटी छोटी बातों पर भी हमारी सरकार की पूरी तरह से यह नजर रही है। कुछ एक दो बातें और बतलाकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। कैसे हम लोगों ने पैसे की बचत की है, एक प्रोसीजरल और स्ट्रक्चरल कुछ रिफॉर्म्स करके, सुधार करके कैसे बचत की है। मैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के बारे में आपको बतलाना चाहता हूं। हम लोगों की कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को जिनको सब्सिडी मिलती है वो सीधे उनके अकाउंट में पहुंच जाए, खाते में पहुंच जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2015-16 में करीब 30 करोड़ लोगों को 61,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है। 30 करोड़ लोगों को ट्रांसफर हुआ है। और मैं अलग अलग नहीं बतलाना चाहता किस किस स्कीम में कितना हुआ, कैसे हुआ। सबसे बड़ी बात, क्योंकि राशन जो हमारे सस्ते गल्ले की दुकानें होते हैं उन पर लेने के लिए गरीब जाता है, राशन कार्ड लेकर जाता है। इसकी भी जानकारी आपको होगी कि पहले जो फर्जी, बोगस लोग राशन कार्ड भी बनवाते थे, ऐसे लगभग 1,60,00,000 बोगस कार्ड इस हिंदुस्तान में थे। 1,60,00,000 बोगस कार्ड। उन सारे 1,60,00,000 बोगस कार्डों को हम लोगों ने उनको आइडेंटिफाई करके, चिन्हित करके समाप्त कर दिया है। और इससे हमारे भारत में 10,000 करोड़ रुपए की, मेरे बहनों भाइयों, बचत हुई। 10,000 करोड़ रुपए की बचत। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि यदि मैं चर्चा करूं तो इसमें घंटों का समय लगेगा। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी अपनी योजनाएं हैं, इसके संबंध में हम अपने मोहल्ले में, हम अपने गांव में, जहां भी रहते हैं, इसकी चर्चा हमको करनी चाहिए, ताकि यह लोग समझ सकें कि हम लोगों ने गुड गवर्नेंस यानी सुशासन जो देने का वादा किया था, वह केवल कोरा वादा नहीं था, बल्कि हम अपना वादा पूरा करने के प्रति भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और उसी दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा मेरे बहनों भाइयों, कभी कभी हमारे नेता, चाहे वो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी रहे हों, चाहे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय रहे हों, चाहे हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, सभी लोग पहले जब भाषण देते थे तो कहते थे कि हम भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं। तो मुझे अब यह लगने लगा है कि 2 वर्षों में हम लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था को जो दिशा दी है और जो सुधार का सिलसिला हमने प्रारंभ किया है, भारत में हम ट्रांसफॉर्मेशन, यह बदलाव लाएंगे और भारत एक विश्व की आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा होगा। यह मेरा पूरा विश्वास है और मैं समझता हूं इसी विश्वास के साथ हम सभी लोगों को काम करने की जरूरत है। कहीं पर मन में किसी भी प्रकार की संकुचाहट नहीं होनी चाहिए, कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। अब तो जो सर्वे हो रहे हैं उसमें भी यह निकल कर आ रहा है कि स्वतंत्र भारत की सारी सरकारों के कामकाज के परफॉर्मेंस को यदि देखा जाए तो उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली यदि कोई गवर्नमेंट है तो उस गवर्नमेंट का नाम है बीजेपी लेड एनडीए, जिसके प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए निवेदन समाप्त करता हूं।